नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत, यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। वैसे तो इस एपिसोड में हम ज़्यादातर राजनीतिक घटनाओं पर ही चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यूपी की राजनीति में कौन से बदलाव आ रहे हैं। लेकिन इस बार हमने थोड़ा टॉपिक चेंज किया है क्योंकि मौसम बहुत ही बेरहम हो रहा है। प्रदेश के 16-17 जिले ऐसे हैं जहां लगातार तापमान दिन का 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चल रहा है। भयंकर लू चल रही है। बांदा ऐसा जिला है जो देश में सबसे ज़्यादा गर्म रह रहा है। ऐसे में जीवन शैली कैसे सही रहे, भीषण गर्मी, तपिश और लू से कैसे बचाव हो, इसके लिए हमने सोचा कि एक आयुर्वेदाचार्य से बात करें। इसीलिए हम आप पहुँचे हैं डॉक्टर संजीव रस्तोगी जी के पास, उनसे समझने के लिए कि इस बेरहम मौसम में अपने आप को कैसे सेहतमंद रखें। डॉक्टर साहब, बोले भारत में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी। आजकल बड़े पैमाने पर लोगों को बुखार, बदन में ऐंठन, इसके अलावा दस्त, लूज मोशन, इन सब की शिकायतें एकाएक पिछले हफ्ते 10 दिन में बढ़ गई। ऐसा क्यों हो रहा है डॉक्टर साहब? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो इसका जो हम लोगों को अपरेंटली दिखाई पड़ता है वो ये कि टेम्परेचर का सडन वेरिएशन हुआ है ये। जैसे पिछले महीने आप देखें तो इतना तेज टेम्परेचर नहीं था, जैसे आपने अभी इंगित किया कि 40 डिग्री, 42 डिग्री अचानक से टेम्परेचर हो गया। तो आयुर्वेद इस चीज़ को बड़े अच्छे ढंग से आइडेंटिफ़ाई करता है और कहता है कि जो ऋतु संधि होती है, ऋतु संधि का मतलब कि एक ऋतु बदल के दूसरी ऋतु आ रही है ना? शरद खत्म हुआ, शरद खत्म होने के बाद दूसरी कोई ऋतु आ रही, या शीत ऋतु खत्म हुई तो उसके बाद ग्रीष्म, या वसंत खत्म हुआ, वसंत के बाद ग्रीष्म शुरू हो रहा है, ठीक है? तो ये जो ऋतु का संधि काल है, ये तमाम सारे रोगों को इनवाइट करता है, क्योंकि जो सडन वेरिएशन होता है टेम्परेचर का, शरीर उसके लिए एकदम से एडजस्टेड नहीं रहता। यूजुअली क्या होता है कि भई जब आप जाड़ा था तो आप बड़े सावधानी से कपड़े पहन के रखते थे, थोड़ा-सा गर्मी शुरू हुआ तो आपने सब कपड़े-वपड़े उतार दिए सारे वो। तो उस समय क्या होता है, अच्छा, ये जो अवसर होता है ये वायरसेस के एक्टिव होने का सबसे अच्छा काल होता है, क्योंकि वायरस एक्टिव तभी होते हैं जब टेम्परेचर के सडन वेरिएशन होते हैं। तो एक तो प्रधान कारण ये बनता है कि जो भी पैथोजन है इस तरीके के चारों तरफ हमारे वो सक्रिय हो गए हैं और हमको रोग क्रिएट करने में मदद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे खान-पान में भी अचानक से परिवर्तन होते हैं। मान लीजिए अभी एसी नहीं चलाते थे, गर्मी शुरू हुई, आपने एसी एकदम से चलाना शुरू कर दिया। इससे पहले पंखा भी नहीं चलाते थे, अभी एसी चलाना शुरू कर दिया। या ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ एकदम से पीना शुरू कर दिया। तो आयुर्वेद क्या कहता है कि इस ट्रांज़िशन के समय में आपको जो शारीरिक क्रियाएँ हैं या जो लाइफ़स्टाइल है उसमें भी ट्रांज़िशन करना चाहिए। मतलब जो बदलाव लाइए, वो धीरे-धीरे बदलाव लाइए। एकदम से सडन चेंजेज़ ना लाइए। कपड़े भी मान लीजिए उतारते हैं आप, तो ऊनी कपड़े उतार के एकदम से बनियान में घूमना ना शुरू कर दीजिए, धीरे-धीरे बदलिए, ताकि शरीर को ये अवसर मिले कि वो अपने आप को नए वातावरण के अनुकूल बना सके। तो रोग से बचे रहेंगे आप, ऐसा करने से रोग से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, आजकल लू की ही ज़्यादा चर्चा हो जी। रही है। हमें काम के सिलसिले में बाहर निकलना ही पड़ता है। बच्चों को स्कूल के सिलसिले में स्कूल अटेंड करने के लिए बाहर जाना ही होता है और सुबह 8 बजे से ही धूप बर्दाश्त के लायक नहीं हो रही है। उनकी छुट्टी 12-1 बजे तक होती है। कौन से ऐसे शरीर में हमारे चेंजेस दिखाई देते हैं या तबीयत में चेंजेस दिखाई देते हैं जिसको हम ये समझ सकें कि हमें तो लू लग गई है? हुँ, हुँ। देखिए, ये बहुत उपयोगी सवाल भी है और जानना भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये इस समय की इस ऋतु में ये बहुत कॉमन सी घटना है ना? आप धूप में निकलेंगे तो जो सबसे पहला लक्षण वो जो मिलेगा आपको वो ये कि चक्कर जैसे आना, ठीक है? आप धूप में निकले, अचानक से आपको चक्कर जैसा महसूस हुआ। दूसरी चीज़, मुँह का सूखना, प्यास का ज़्यादा लगना, पेशाब की मात्रा का कम हो जाना। जैसे रूटीन में अगर आप जाते हैं, हर 2 घंटे, 3 घंटे के बाद आप पेशाब करने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि पेशाब की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है या उसकी मात्रा भी कम हो गई है। या पेशाब का ज़्यादा कंसंट्रेटेड जैसा महसूस होना, जैसे आप गाढ़ी पीले रंग की पेशाब हो रही है, आप नॉर्मली जाते हैं व्हाइट कलर की पेशाब होती है, आप जब ऐसे मौसम में निकलते हैं तो क्योंकि शरीर पानी को प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। जब आप ऐसे गर्म मौसम में निकलते हैं तो नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि पर्सपिरेशन होता है, आपका पसीना निकलता रहता है, पसीना निकलने से शरीर का पानी और कम होता है। पसीना निकलना शरीर की एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है जो शरीर को ठंडा करने में मदद करती है। आप बाहर निकलेंगे, यही एक ज़रिया है शरीर जिसने अडॉप्ट किया है शरीर को।
कि वो ठंडा करेगा, पसीना निकालेगा। अब उस पसीने की भरपाई करने के लिए या जो शरीर से पानी का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए आपको बराबर पानी पीते रहना पड़ेगा। अब अगर किसी कारण से ऐसा हुआ कि आप सड़क पर निकल गए, पेट में, शरीर में आपके पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है, आपको निश्चित रूप से लू लगने की संभावना होगी। तो ये सावधानी रखने की बेहद ज़रूरत पड़ेगी। और ये कॉमन लक्षण हैं जो उनमें मिलते हैं। ज्वर हो सकता है, इसके बाद बुखार हो सकता है, अगर आप धूप में एक्सपोज़ हो गए ज़्यादा देर तक, पानी आपका कम हो गया। तो सबसे बड़ा परिवर्तन ये होता है कि हमारे शरीर में एक थर्मोस्टेट होता है, ब्रेन के अंदर में एक थर्मोस्टेट होता है, जो बॉडी के एक ऑप्टिमल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। आपका देखिए फिक्स टेम्परेचर रहता है ना घटता है, ना बढ़ता है, मेंटेन रहता है। अब जब आप बहुत देर तक धूप में एक्सपोज़ रहते हैं, तो वो थर्मोस्टेट हायर साइड पे अपरेगुलेट हो जाता है। हायर साइड पे अपरेगुलेट हो गया का मतलब उसने क्या किया कि उसने कहा 101 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर है आपका, क्योंकि बाहर देख रहा है इतना ही टेम्परेचर है, तो उसने शरीर का टेम्परेचर अपरेगुलेट कर दिया, तो वो हाइपरपायरेक्सिया जैसी स्थिति हो जाती। तो ये भी एक लक्षण है उसका। माने डिहाइड्रेशन से संबंधित सारे लक्षण मिलेंगे और ये ज्वर से संबंधित लक्षण मिलेंगे आपको, जो कॉमन लक्षण मिलते हैं। अब डॉक्टर साहब, ये लक्षण यदि किसी व्यक्ति में आ गए, उसे लू लग गई सीधी भाषा में कहें, तो क्या करना चाहिए? आम तौर पर लू के लिए हमारे पास घरों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें किसी डॉक्टर के पास भाग के जाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, पहले कुछ घंटों में जब तक की तबीयत जब तक सँभालने लायक हो। बाकी तो यदि बिगड़ती है ज़्यादा तो डॉक्टर के पास जाना ही सबसे बेहतर है। बट फिर भी हम क्या करें? देखिए, लू लगने का उपचार करने से पहले हम आपको ये बताएँगे कि उसको लगने ना दें, उसका क्या काम करें, है ना? बेहद इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम ये मौसम तो हो ही रहा है, देखिए उसको रोक नहीं सकते। गर्मी हो रही है, उसमें बहुत सारे ज़िम्मेदार हम लोग हैं। गर्मी क्यों हो रही है भई? प्रकृति में बदलाव आए हैं, वो हमारे अपने कारणों से आए हैं। हम सभी लोगों के सामूहिक कारणों से आए हैं, तो उनको नहीं रोक सकते आप, लेकिन आप स्वयं को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? ये बेहद इम्पोर्टेंट बात है, आयुर्वेद इसके लिए भी बताता ही है। तो जैसे कि एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि गर्मी का मौसम है, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, तो हमेशा ये कहा जाता है कि पर्याप्त मात्रा में पानी पी कर के निकलिए। पर्याप्त मात्रा में, पेट भरा हुआ पानी का हो, पानी से क्योंकि आप बाहर जाएँगे, इवेपोरेशन होगा, पर्सपिरेशन होगा, पानी निकलेगा, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि बीच में जब भी अवसर मिले, एक तो पानी का बॉटल अपने साथ लेकर के चलिए। कभी भी बाहर जाइए तो बिना पानी के मत जाइए। भले भरपेट आप पानी पिए हुए हैं, लेकिन फिर भी दूसरी दूसरी चीज़ ये है कि सिर को ज़रूर कवर करके रखिए अपने। सिर को कवर करने का मतलब सिर जो है देखिए आयुर्वेद में कहा जाता है उत्तमांग है। सिर से ही गवर्न होता है, आपका हेड ऑफ़िस है, शरीर का हेड ऑफ़िस है सिर, सिर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो गर्मी का जो सबसे पहला असर होता है वो यहीं पर होता है। गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट ज़रूर लगाइए। हेलमेट खाली सिर की चोट से ही बचाव नहीं करता, वो सर्दी-गर्मी से बचाव भी करता है, तो वो बड़ा उपयोगी है। उस दृष्टि से भी बड़ा उपयोगी है। तो उससे अगर नहीं हेलमेट है तो आप पगड़ी लगाइए, कुछ कपड़ा बाँधिए सिर पे जैसे पुराने समय में लोग करते थे, गमछा डाल के चलते थे, कुछ करते थे, वो बचा के चलिए। रास्ते में जहाँ कहीं भी अवसर मिले रुक जाइए, विश्राम करने का अवसर मिले किसी ठंडी जगह पे रुक जाइए और फिर उसके बाद अपना अच्छा दूसरा कोशिश ये करिए कि बहुत एक्सट्रीम जब हॉट हो, जैसे 12 बजे दोपहर है, 1 बजे है, 2 बजे जिस समय आपको मालूम है कि एक्सट्रीम हॉट है, टेम्परेचर भी पीक पर है, सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं, आपके सर पर ही पड़ रही हैं पूरी, 12 बजे तो सर पर ही सूरज रहता है, तो उस समय बचाव करिए कि उस समय ना निकलना पड़े तो बेहतर है। आप कोशिश करिए कि 12 बजे से 3 बजे के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में आपको ऐसा बाहरी एक्सपोज़र ना हो। वो बचाव करके चलें तो शायद आप इन सब चीज़ों से बच सकेंगे। अब अगर हो ही गया ऐसा, मान लीजिए ऐसा कुछ एक्सपोज़र हो ही गया, है ना? कुछ ऐसी चीज़ हो गई, तो जो सबसे पहला उपचार है देखिए डिहाइड्रेशन ही हुआ है, सबसे पहला कारण जो हुआ है, जो भी लक्षण होते हैं और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या है? एक तो पानी का नुकसान है, भई पानी शरीर से निकल गया। दूसरी चीज़ जब पसीना निकलता है, तो पसीना अपने साथ में नमक भी निकालता है, बहुत सारा। सॉल्ट का नुकसान होता है, सोडियम क्लोराइड का नुकसान होता है, पोटेशियम का नुकसान होता है। तो आपको उन सारी चीज़ों की भरपाई करनी पड़ती है। ठीक है? तो खाली पानी पीने से नहीं बनेगा, फिर आपको कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए आपको, सोडियम चाहिए। माने सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पर्याप्त मात्रा में नींबू पानी जैसा कुछ पीजिए, नमक डाल दीजिए, नींबू में शक्कर डाल लीजिए थोड़ा-सा, वो पानी बनाइए। नहीं तो ट्रेडिशनल ड्रिंक बहुत सारे हैं, हिंदुस्तान में तो बहुत सारे ड्रिंक हैं ऐसे जो गर्मियों में पेय की तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। बेल का शरबत मिलता है, आम का पन्ना मिलता है, मट्ठा मिलता है, छाछ मिलता है, ये सब बहुत अच्छे ड्रिंक हैं, हेल्दी हैं बहुत, न्यूट्रिशियस हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनमें इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत अच्छा बैलेंस है। वो सारे द्रव्य जितने हैं, चाहे आम का पन्ना लीजिए, इसमें क्या है? पानी है, नमक है, चीनी है,
जो घोल जो इलेक्ट्रोलाइट्स में डब्ल्यूएचओ ने जो रिकमेंड किया हुआ है कि साहब इसका ओआरएस ऐसा होना चाहिए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो है, आपके ये सारे ट्रेडिशनल प्रिपरेशन करीब-करीब उन सारी चीज़ों की भरपाई करते हैं। अगर छाछ की मट्ठे की बात करें तो उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक भी होता है। प्रोबायोटिक का मतलब जैसे अगर लूज़ मोशन भी हो गया साथ में, डायरिया जैसा हो गया, तो हमको शरीर में कुछ ऐसे बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़ती है जो उसको रोकने में मदद करें हमारी। तो दही है, छाछ है, मट्ठा है, ये उसकी भरपाई भी करता है। तो सब तरीके से ये मदद करता है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि डिहाइड्रेशन को रोकिए, पर्याप्त मात्रा में पानी पीजिए, यूरिन को देखे रहिए बराबर ढंग से कि पेशाब हो रही है कि नहीं, क्योंकि पेशाब का कम होना बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है। छोटे बच्चों में खास करके जिनका बॉडी वेट कम होता है, छोटे से बच्चे हैं क्योंकि उनको जल्दी से सारी चीज़ें होती हैं, शरीर छोटा है उनका। अगर पेशाब कम होती है तो इसका मतलब कि वो पेशाब कम होना या पेशाब का रुक जाना ओरल रिहाइड्रेशन से कंट्रोल नहीं होगा, आपको फौरन अस्पताल जाना पड़ेगा। मतलब एक अवस्था तो ऐसी होती है कि भाई हमको पानी कम हो गया, हमारे पीने से भरपाई हो जाएगी, हमने 4 गिलास पी लिया, 8 गिलास पी लिया। अगर पेशाब कम हो रही है या नहीं हो रही, इसका मतलब अब पीने से भरपाई नहीं होगी, आपका रीनल शटडाउन हो गया है, गुर्दे ने काम करना कम कर दिया है या गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया है, सीवियर डिहाइड्रेशन है, वो बड़ा डिहाइड्रेशन है, आपको फौरन अस्पताल जाना पड़ेगा ताकि वो आईवी के माध्यम से, आपको नस के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से कुछ सॉल्यूशन चढ़ा सकें और उसकी इमीडिएट भरपाई कर सकें, तुरंत भरपाई कर सकें। तो ये बेहद आवश्यक होगा। तो ये जज करना बहुत ज़रूरी है कि कब हम घरेलू उपचार करेंगे, कब हम अस्पताल जाएँगे, तुरंत इसको जज करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर साहब आम, कच्चे आम की भी बहुत भूमिका होती है, हर्ब्स भी बहुत इस सीज़न में आती हैं, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इन सब का क्या उपयोग कर सकते हैं यदि हमें लू लग गई हो, बुखार हो गया हो या दस्त हो रहा हो? हाँ, हाँ। देखिए, ये जो भी चीज़ें आपने कहीं जैसे पुदीना है या आम है, एक तो अग्नि-दीपक हैं ये, एपेटाइट को इम्प्रूव करते हैं, भूख को इम्प्रूव करते हैं, बेहतर बनाते हैं चीज़ों को। और दूसरी चीज़ ये कि ये चूँकि पानी के साथ में सम्मिश्रण इसका बनाते हैं आप, पना बनाएँगे, पानी के साथ में बनाएँगे, तो एपेटाइज़र हैं ये, भूख को बढ़ाने वाले, और स्वाद इनके अंदर है तो आप पर्याप्त मात्रा में इनको ले सकते हैं। सादा पानी अगर आपसे कहें पीने के लिए तो शायद आप 1 गिलास से अधिक नहीं पी सकेंगे, जब तक कि बहुत ज़्यादा प्यास नहीं होगी, लेकिन इन चीज़ों को पी सकते हैं। मट्ठा आपसे कहें तो आप आधा लीटर मट्ठा पी लेंगे, स्वाद भी आता है, जीरा डाल देंगे उसमें कुछ और ये सारी चीज़ें जितनी भी छोटी-छोटी हर्ब्स हैं ये सारी की सारी चीज़ें बेसिकली अग्नि पर काम करने वाली हैं। पेट की जो अग्नि है उसको इम्प्रूव करने का काम करती हैं, उसको इम्प्रूव करेंगे तो सारा डाइजेशन बेहतर होगा और जो आप ले रहे हैं उसका एब्ज़ॉर्प्शन भी बेहतर होगा। डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि शहरों में इन दिनों बहुत सारे ठेले खोमचे लग जाते हैं, जिसमें आम का पन्ना बिकता है, बेल का शरबत बिकता है, गन्ने का रस बिकता है। ये सब कितनी मदद कर सकते हैं हमारी, या ये हमें हानि भी पहुँचा सकते हैं? दोनों ही बातें हैं। हाइजीन के पॉइंट ऑफ व्यू से या अन्य कुछ? नहीं, ये देखिए अगर क्लासिकली बात करें तो बहुत उपयोगी है ये। गन्ने का रस भी बहुत उपयोगी है, आम का पन्ना तो उपयोगी है ही है, बेल का शरबत बहुत उपयोगी है। अब शर्त ये है कि जो वहाँ पर खोमचे में मिल रहा है या बाहर रेहड़ी पर मिल रहा है, वो किस प्रविधि से बनाया गया है, कैसे बनाया गया है, कितनी स्वच्छता के साथ बनाया गया है और किस तरीके से वो सर्व कर रहे हैं उसको। उसमें एडल्ट्रेशन तो नहीं है कई बार, या आपको एक छोटा-सा उदाहरण बताएँ, जैसे गन्ने का रस है, बहुत बार लोगों के अमूमन जनमानस में ये धारणा है कि साहब पीलिया होता है, उसमें गन्ने का रस पी लीजिए बड़ा काम करता है। गन्ने का रस पीने का उसका सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि पीलिया जो है वो लिवर की व्याधि है ना? यकृत की व्याधि है। यकृत जब अफेक्टेड है, पीलिया हुआ है, तो वो काम करना कम कर देता है। काम करना कम कर देता है कि मतलब उससे जो जो चीज़ें सिक्रीट होती हैं, बिलिरुबिन बनता है, डाइजेशन में जो मदद करता है, तो डाइजेशन नहीं हो पाता। तो गन्ने को हम सिर्फ़ इसलिए रिकमेंड करते हैं कि गन्ने में और कुछ है नहीं डाइजेस्ट करने वाला, गन्ने में खाली शक्कर है, शुगर है और शुगर को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शुगर आप खाते हैं, जैसे ग्लूकोज़ आप लेते हैं, ग्लूकोज़ एंड प्रोडक्ट है उसका, डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट है, उसको डाइजेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें क्या है, गन्ने के रस में सुक्रोज़ है, इसको खाली स्प्लिट करते हैं तो 2 हिस्सा ग्लूकोज़ का बन जाता है। मतलब सबसे आसान चीज़ है जो आपको एनर्जी देगी, न्यूट्रिशन दे देगी और आपका काम चल जाएगा जब तक लिवर अफेक्टेड है। तो लिवर को ठीक नहीं करता ये, लेकिन शरीर को आवश्यक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि कई बार अगर वो साफ ढंग से नहीं बनाया गया, तो गन्ने का रस हेपेटाइटिस कॉज़ करता है। कैसे कॉज़ करता है? गन्ने के रस में आपने बर्फ मिलाई, ठीक है? हमें नहीं मालूम उस बर्फ का स्रोत क्या है? कहाँ से बर्फ आई है वो? उस बर्फ को किस पानी से बनाया गया है? आप तो नहीं देख रहे हैं कहाँ से आई है वो, कहाँ से लेके आया होगा? पानी अमूमन बहुत स्वच्छ नहीं होता, कोई आरओ का पानी नहीं रखे रहते वहाँ।
आप अगर कोल्ड स्टोरेज में जाएँगे, वो कौन से पानी से इस्तेमाल कर रहे हैं आपको नहीं पता। आप सिर्फ़ ठंडा है इसलिए आप उसको पी लेते हो। दूसरी चीज़ जब वो निकाल रहे हैं गन्ने को, तो गन्ना किस प्रकार का था वो, उसमें देखिए सड़े गले गन्ने भी डाल रहे हैं, उसमें कीड़ा लगा हुआ गन्ना भी उन्होंने डाल दिया, इतना कोई उनके पास वो नहीं है और पूरी तरीके से निचोड़ दिया है उन्होंने उसको। वो जो निकाल रहा है वो खुद कैसा है, वो खुद कितना स्वच्छ है, जो भी आदमी मतलब हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, बाहर किसी भी फूड के आउटलेट में जाएँगे, जो सर्व कर रहा है वो स्वस्थ है कि नहीं है? अगर वो स्वस्थ होगा तो उसका सर्व किया हुआ सामान भी स्वस्थ होगा। अब वही स्वस्थ नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो हमारे यहाँ तो हमारे देश में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारे पास हाइजीन का जैसा तो कुछ विचार ही नहीं है, तो हम तो सब जगह इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं। तो कई बार ये लाभ देने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो भी लाभ देने के बजाय नुकसान करती हैं। जिनको अमूमन लाभ देना चाहिए, सचमुच लाभ देना चाहिए, लेकिन वो नुकसान करती हैं। तो ये थोड़ा-सा सावधानी हमें चाहिए, देखना चाहिए हमें कि भई वहाँ से लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है। जी। बोले भारत से बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने डॉक्टर संजीव रस्तोगी सर को सुना, उन्होंने बताया कि तपिश के दिनों में किस तरीके से अपनी तैयारी रखें, घर से यदि निकलने की मजबूरी हो रही हो, और बाहर खाने-पीने वाली चीज़ों पर कैसे उसको जाँच परख के खाएँ, क्योंकि आप खाएँगे, पिएँगे सेहत के लिए और उल्टा उसके सेहत खराब हो जाएगी, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस पूरे इंटरव्यू को शूट किया हमारे कैमरामैन शरद ने। धन्यवाद, नमस्कार।